My friends and my dear students, this is विशाल चौधरी and you are watching my YouTube channel Student Help Portal। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या हैं। गाइज इससे पहले पार्ट 1 में आपने नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में पढ़ा और इस पार्ट 2 में आप बचे हुए लास्ट 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ नंबर 6 इन्फिनेटिव फ्रेज। गाइस इन्फिनेटिव फ्रेज को समझना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 2 + V1 यानी बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। जैसे टू गो, टू रीड, टू प्ले, टू टीच एटसेट्रा। और यदि वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है या फिर कोई मॉडिफायर्स आते हैं तो वो भी इन्फिनेटिव फ्रेज का ही हिस्सा होते हैं। जैसे टू गो देयर, टू रीड अ बुक, टू प्ले चेस एटसेट्रा। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। एन इन्फिनेटिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव एंड एनी मॉडिफायर्स और कॉम्प्लीमेंट्स द इन्फिनेटिव हैज। यानी गाइस इन्फिनेटिव फ्रेज और सभी फ्रेज की तरह ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि 2 + V1 से मिलकर के बनता है। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एक साथ होने पर या तो कोई क्लॉज बनती है या फिर कोई सेंटेंस बनता है, कोई फ्रेज नहीं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। टू अर्न मनी इज हिज ओनली ड्रीम। गाइज इस सेंटेंस में टू अर्न मनी एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक इन्फिनेटिव फ्रेज की तरह है। जैसे 2 + V1 एंड ऑब्जेक्ट दैट इज मनी। आज मैंने टू अर्न के अलावा मनी को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यह वर्ब अर्न का ऑब्जेक्ट है। इस तरह वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वह इन्फिनेटिव फ्रेज का हिस्सा होता है। साथ ही अगर कोई मॉडिफायर्स आते हैं तो वो भी इन्फिनेटिव फ्रेज का ही पार्ट्स होते हैं। गाइज यहाँ पर टू अर्न मनी एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। His decision to stay there was not good। गाइज इस सेंटेंस में to stay there एक इन्फिनेटिव फ्रेज भी है और एक एडजेक्टिव फ्रेज भी है। गाइज हम इसे इन्फिनेटिव फ्रेज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव फ्रेज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है 2 + V1 एंड मॉडिफायर। और चूंकि to stay there नाउन डिसीजन को मॉडिफाई करता है तो इसलिए यह एक एडजेक्टिव फ्रेज भी है। तो गाइज यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम। गाइज इस सेंटेंस में टू हेल्प हिम एक इन्फिनेटिव फ्रेज है और यह एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है तथा यह वर्ब वांट का ऑब्जेक्ट भी है। गाइज इन्फिनेटिव फ्रेज किसी सेंटेंस में कई तरह से यूज होता है। इसके लिए आपको इन्फिनेटिव फ्रेज को डिटेल में समझना पड़ेगा। उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसे आप इस वीडियो के एंड में दिए गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। नाउ यू गाइज लेट्स मूव ऑन टू नंबर 7 पार्टिसिपल फ्रेज। गाइज पार्टिसिपल फ्रेज समझने से पहले ये जान लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। ए पार्टिसिपल इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव and usually ends in ing और ed। गाइज पार्टिसिपल एक वर्बल होता है यानी वर्ब से बना हुआ जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। पार्टिसिपल के एंड में ज़्यादातर ing और ed पाई जाती है, जैसे गोइंग, वॉच्ड, सीइंग, सेड एटसेट्रा। गाइज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 + ing, जैसे प्लेइंग, गोइंग, रीडिंग एटसेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, जैसे टॉट, गिवन, टेकन एटसेट्रा। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को कहा जाता है, जैसे हैविंग गॉन, हैविंग प्लेड, हैविंग वॉच्ड। तो गैस सेंटेंसेज में देखते हैं कि क्या पार्टिसिपल है और क्या पार्टिसिपल फ्रेज है। एग्जाम्पल 1, आई सॉ जेनी सिटिंग ऑन योर सीट। गाइज इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स दे रखी हैं, सॉ एंड सिटिंग।
मेन वर्ब शो एक फाइनाइट वर्ब है और सिटिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और गाइज पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट्स वर्ब होती हैं। तो गाइज यहाँ सिटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसके बाद आने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑन योर सीट इसको मॉडिफाई करता है और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो यह एक पार्टिसिपल फ्रेज बनता है। केवल सिटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और सिटिंग ऑन योर सीट एक पार्टिसिपल फ्रेज है। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड एग्जांपल। सीइंग द टाइगर द हंटर रैन अवे। गाइज इस सेंटेंस में सीइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और सीइंग द टाइगर एक पार्टिसिपल फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई फाउंड द बुक लॉस्ट इन द लाइब्रेरी। गाइज इसमें दो वर्ब्स दिए हुए हैं, दोनों ही पास्ट हैं, फाउंड और लॉस्ट। लेकिन गाइज फाउंड एक मेन वर्ब है जो कि पार्टिसिपल नहीं होती है, लेकिन लॉस्ट एक पास्ट पार्टिसिपल है और इन द लाइब्रेरी के साथ मिलकर के यह एक पार्टिसिपल फ्रेज बनता है। केवल लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल और लॉस्ट इन द लाइब्रेरी पार्टिसिपल फ्रेज। आइए अब एक परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देखते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू होम। गाइज हैविंग फिनिश्ड एक परफेक्ट पार्टिसिपल है और हिज वर्क के साथ मिलकर के यह एक पार्टिसिपल फ्रेज बनाता है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। गाइज अगर आप पार्टिसिपल फ्रेज पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस पार्टिसिपल फ्रेज लिखें। स्टूडेंट हेल्प पोर्टल जल्द ही आपके लिए वह वीडियो अपलोड करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 8, जेरंड फ्रेज। गाइज इस टेबल को बनते हुए देखिए, इससे आपको क्लियर होगा कि जेरंड क्या है और जेरंड फ्रेज क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। गाइज जेरंड V1 प्लस ING से मिलकर के बनता है, जैसे गोइंग, लर्निंग, प्लेइंग एट्सेट्रा। और गाइज जेरंड फ्रेज बनाने के लिए जेरंड यानी V1 प्लस ING तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कोई मॉडिफायर या कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट इनकी भी ज़रूरत होती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी और मॉडिफायर्स भी। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग ग्रामर। गाइज इसमें टीचिंग एक जेरंड है V1 प्लस ING और ग्रामर इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों मिलकर के एक जेरंड फ्रेज बनाते हैं। गाइज अब हम कोई ऑब्जेक्ट ना लेकर के कोई मॉडिफायर लेके देखते हैं, जैसे टीचिंग इन द क्लास। और अब दोनों एक साथ, जैसे टीचिंग ग्रामर इन द क्लास। नाउ गाइज जेरंड की तरफ आइए। गाइज V1 प्लस ING जेरंड तभी होता है जब वो एक नाउन की तरह एक्ट करे, अदरवाइज वह कोई मेन वर्ब या फिर कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो गाइज ये जरूर देख लेना कि V1 प्लस ING किसी नाउन की तरह ही कार्य कर रहा हो। गाइज जिस तरह से जेरंड एक नाउन का कार्य करता है, उसी तरह से जेरंड फ्रेज भी एक नाउन का ही कार्य करता है। वह किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है और किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउ लेट मी डिफाइन द जेरंड फ्रेज। A gerund phrase is a group of words without any subject verb combination. It begins with gerund V1 plus ING and includes other modifiers and or any object. Guys, gerund phrase अन्य phrases की तरह ही बिना किसी subject verb combination के शब्दों का समूह होता है। इसकी शुरुआत में एक gerund आता है और साथ में कोई modifiers या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं, और कभी कभी दोनों भी आ सकते हैं, मॉडिफायर्स एंड ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई लाइक टीचिंग। गाइज इसमें V1 प्लस ING टीचिंग है, लेकिन यह एक जेरंड फ्रेज नहीं है, यह सिर्फ एक जेरंड है। इसे फ्रेज बनाने के लिए हमें इसमें कोई मॉडिफायर या फिर कोई इसका ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, जैसे आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। अब गाइज इसमें टीचिंग एक जेरंड है और इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों मिलकर के एक जेरंड फ्रेज बनाते हैं। आइए इस फ्रेज को थोड़ा और लेंदी करते हैं, जैसे आई लाइक टीचिंग इंग्लिश एवरीडे। गाइज टीचिंग एक जेरंड है और इंग्लिश
इसका ऑब्जेक्ट है और एवरीडे एक एडवर्ब है यानी मॉडिफायर। तो इस तरह जेरंड, ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर टीचिंग इंग्लिश एवरीडे मिलकर के एक जेरंड फ्रेज बनता है। नाउ एग्जाम्पल 2, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। गाइस इस सेंटेंस में स्मोकिंग एक जेरंड है और सिगरेट इसका ऑब्जेक्ट है, तो दोनों मिलकर के एक जेरंड फ्रेज बनाते हैं, स्मोकिंग सिगरेट। गाइस गौर से देखिए, इन दोनों एग्जाम्पल्स में स्मोकिंग सिगरेट एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है और टीचिंग इंग्लिश एवरीडे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, टॉम डिडंट लाइक वाइट वॉशिंग द फैंस इन समर। गाइज इस सेंटेंस में वाइट वॉशिंग एक जेरंड है, द फेंस इसका ऑब्जेक्ट है यानी नाउन की तरह है, इन समर एक मॉडिफायर है और ये सभी मिलकर के एक जेरंड फ्रेज बनाते हैं। नाउ नंबर 9, अ पॉजिटिव फ्रेज। गाइज स्क्रीन पर दिए गए सेंटेंसेस को देखिए। नंबर 1, कोलंबस एन इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। गाइज इसमें कोलंबस के बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, एन इटालियन सेलर यानी कोलंबस जो कि एक इटालियन सेलर था, उसने अमेरिका की खोज की। आप देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट कोलंबस है और इसी सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, एन इटालियन सेलर, यानी इस फ्रेज के माध्यम से नाउन कोलंबस को डिस्क्राइब किया गया है। तो गाइज इसी तरह के ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि ये इटालियन सेलर है जो कि नाउन कोलंबस को डिस्क्राइब कर रहा है या उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसी को हम अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पर एन इटालियन सेलर एक अपोजिटिव फ्रेज है। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 में द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम एक अपोजिटिव फ्रेज है क्योंकि यह नाउन कालिदास को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल 3, लास्ट मंथ वी विजिटेड न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। गाइज यहाँ पर द कैपिटल ऑफ इंडिया नाउन न्यू दिल्ली को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो गाइज द कैपिटल ऑफ इंडिया एक अपोजिटिव फ्रेज है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। गाइज एन अपोजिटिव फ्रेज इज अ फ्रेज दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन अबाउट द नाउन नेक्स्ट टू विच इट इज प्लेस्ड। यानी गाइज अपोजिटिव फ्रेज एक ऐसा फ्रेज होता है जो किसी नाउन के बाद आता है जिसको वो डिस्क्राइब करता है या फिर उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इज अ लीजेंडरी प्लेयर। गाइज इस सेंटेंस में एक्चुअल सब्जेक्ट द क्रिकेटर है और महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि नाउन क्रिकेटर को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स महेंद्र सिंह धोनी एक अपोजिटिव फ्रेज है। गाइज आप यहाँ पर नोटिस करें कि क्रिकेटर के बाद मैंने कॉमा का यूज़ नहीं किया है, जबकि पिछले एग्जाम्पल्स में मैंने अपोजिटिव फ्रेज को कॉमास के अंदर रखा है। गाइज अपोजिटिव फ्रेज को डिटेल्स में जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में यस अपोजिटिव फ्रेज इन डिटेल्स लिखें। आइए दोस्तों अब लास्ट फ्रेज समझ लेते हैं। नंबर 10, एब्सोल्यूट फ्रेज। गाइज एन एब्सोल्यूट फ्रेज इज अ पार्टिसिपल फ्रेज विद अ नाउन इन फ्रंट ऑफ इट। इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इट मीन्स मेन क्लॉज। गाइज ये याद रखें कि एब्सोल्यूट फ्रेज नाउन और पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन होता है। यह देखने में क्लॉज की तरह लगता है, लेकिन चूंकि किसी भी फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होती तो इसमें भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मसल्स बल्जिंग, जॉन सीना लुक्ड स्ट्रॉन्ग। गाइज इस सेंटेंस में जॉन सीना लुक्ड स्ट्रॉन्ग एक मेन क्लॉज है और मसल्स बल्जिंग एक एब्सोल्यूट फ्रेज है। आप इसमें नाउन और पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। मसल्स नाउन है और बल्जिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। Now look at the second example. Tires punctured, the car could not run fast. गाइज आप देख सकते हैं टायर्स एक नाउन है और पंचर्ड एक पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये नाउन और पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर टायर्स पंचर्ड एक एब्सोल्यूट फ्रेज है। द कार कुड नॉट रन फास्ट एक मेन क्लॉज है। तो गाइज आपने समझा कि एब्सोल्यूट फ्रेज एक नाउन और एक पार्टिसिपल
से मिलकर के बनता है। वह पार्टिसिपल कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। गाइज कभी कभी नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन भी आता है, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। आइए गाइज अब इस वीडियो लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपके अपने चैनल स्टूडेंट हेल्प पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर करें। द टीम वोन द मैच, द कैप्टन क्राइंग। गाइज इस सेंटेंस में द टीम वोन द मैच यह एक मेन क्लॉज है और द कैप्टन क्राइंग ना तो कोई सेंटेंस है और ना ही कोई क्लॉज। ये एक नाउन और पार्टिसिपल का कॉम्बिनेशन है, तो यह एक एब्सोल्यूट फ्रेज कहलाएगा। गाइज उम्मीद करता हूँ आपने 10 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और यदि आप इन्हें और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।